ताई जी को मेरा प्रणाम, आप सबों को नमस्कार। मेरी आज की प्रस्तुति का विषय है सार्वत्रिक शिक्षा के तीन केंद्र: गृह, घर, विद्यालय और मंदिर। सार्वत्रिक शिक्षा का अर्थ है सर्वजन के लिए शिक्षा और सर्वत्र शिक्षा। समाज में जितने लोग हैं सबों की शिक्षा, और ये शिक्षा सर्वत्र हो ऐसी शिक्षा। हमारे भारतीय समाज में दो परंपराएं चलती हैं। एक है वंश परंपरा और दूसरी है ज्ञान परंपरा। तो शिक्षा, वंश की जो शिक्षा है वो कुटुंब में होती है। कुटुंब में शिशु का जन्म होता है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। शिशु से बाल, बाल से किशोर, किशोर से तरुण, युवा, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में वो जाता है तो गृहस्थ बनता है। फिर प्रौढ़ावस्था आती है, वानप्रस्थ में जाता है, पूर्व प्रौढ़ावस्था और पश्चिम प्रौढ़ावस्था। वानप्रस्थ के बाद फिर वह वृद्धाश्रम में जाता है। इस प्रकार कुटुंब में बचपन से लेकर अंत में वृद्धावस्था तक शिक्षा होती है। इनको अगर हम आश्रम के रूप में देखें तो 75 वर्ष के ऊपर के जो वृद्ध होते हैं वो संन्यास्त आश्रम के होते हैं। उनकी पूर्ण विरक्ति होती है। पहले के काल में ऐसा होता था कि संन्यास लेने के लिए वो वन में जाते, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी नहीं है। घर में रहकर ही संन्यास्त आश्रम की वृत्ति अपनाना, ये अभी वृद्धों का अभिप्राय है। अभी उनकी जीवन शैली यही होनी चाहिए। तो संन्यास्त में क्या है? पूर्णतः निवृत्ति, किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं, अपना जीवन स्वयं जीना और जो भी उपलब्ध हो जाए उसे ग्रहण करके अपना निर्वाह करना, ये संन्यास्त आश्रम का गुण है। इससे अगर हम फिर नीचे चलते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम, इसकी जो उम्र सीमा है वो 50 वर्ष से 75 वर्ष की। इस अवधि में जो वानप्रस्थी होते हैं उनकी जो धारणा है वो निवृत्ति होनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। परिवार में आसक्ति, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अर्थोपार्जन के प्रति आसक्ति, ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए। वो विरक्ति होनी चाहिए। तो उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए। ये वानप्रस्थी जीवन का लक्षण है। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा वानप्रस्थ जीवन सफल होता है। साथ में अनुभव के आधार पर अपने परिवार का मार्गदर्शन करना, जो युवा पीढ़ी है उसको बताना, समझाना, ये भी वानप्रस्थियों का कार्य है। उससे फिर नीचे हम चले तो ये गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल के लोगों के लिए। इसमें दो अवस्थाएं आती हैं। एक 25 से 35 साल की, वो है पूर्व प्रौढ़ावस्था, और 35 से 50 साल की वो है पश्चात प्रौढ़ावस्था। तो इस काल में जो 35 साल के युवक हैं गृहस्थ आश्रम में आते हैं,
उनका गृहस्थ परिवार को चलाना ये कार्य है, और संपूर्ण उपभोग करके परिवार को सही दिशा में ले जाना, बच्चों का संगोपन करना, ये 35 वर्ष की आयु तक अपेक्षित है। 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु में पूर्ण उपभोग जो हुआ, उनकी जो पूर्ण आसक्ति रही, उससे अब धीरे धीरे विरक्ति की ओर जाना। धीरे धीरे विरक्ति की ओर जाने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो विरक्ति की ये भावना 35 के बाद से आनी चाहिए, 50 वर्ष की उम्र तक ये होना चाहिए। उसके पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इस काल में व्यक्ति विद्यालय में पहले तो गुरुकुल में शिक्षा लेता था। वो 5 वर्ष की आयु के बाद से 10 वर्ष की आयु के बाद के ये वो जाता था विद्यालय गुरुकुल, और वहाँ से 25 वर्ष तक, मतलब 12 वर्षों की उसकी शिक्षा होती थी, 12, और वहाँ से वो 25 वर्ष पूरे करके अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर को आता था, अर्थार्जन करता था। ये पहले की शिक्षा थी। और इस अवस्था में, ये जो 25 वर्ष की अवस्था है, इसमें सारी अवस्थाएं आती हैं। कोई युवावस्था, तरुण अवस्था, इन अवस्थाओं में सामर्थ्य संपादन करना ये उसका कार्य था। शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से समर्थ बनना, ये तरुण अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक की कार्यविधि है। इसमें उसको पारंगत होना चाहिए। उसके पहले जो बाल अवस्था होती है, उसमें धीरे धीरे मन, बुद्धि, ये सब का विकास होता है, शिशु से लेकर के तरुण अवस्था तक। मन, बुद्धि, फिर आपको अहंकार, ये सारे चीज़ विकसित होते हैं। और तरुण अवस्था में आकर के वो निर्णय लेने की क्षमता में आ जाता है। तो इन अवस्थाओं के लिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। अर्थ ये है कि 5 साल तक तो बच्चों का लालन पोषण, प्यार, स्नेह, ये सारा होना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष से के बाद से 15 वर्ष की आयु तक ताड़ेत, इसका अर्थ है अनुशासन में रखना। इसका ये शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए कि उनको मारपीट करके करेंगे। अनुशासन में रख करके जितनी बातें हैं परिवार कुटुंब के लिए, वो सब उसे समझाना, एक तरह से नैतिक शिक्षा देना, उनके आचरण को समृद्ध करना, ये इस तरह की व्यवस्था होती है। और शिशु काल में उसके जो करण हैं उनको विकसित करना। 5 कर्मेंद्रिय जो हैं उनमें मुख्य रूप से हाथ, पैर और वाणी, इन तीनों को विकसित करना। उसे दौड़ना, चलना सिखाना, पकड़ना, फेंकना, ये सारी क्रियाएं उसे आनी चाहिए। इसमें उसको सक्षम बनाना, ये माता पिता का दायित्व है। ये शिक्षा देना माता पिता का दायित्व है। और जब ये यहाँ से फिर हम आगे चले, फिर से हम दोबारा आते हैं, तो ऊपर जो गृहस्थ आश्रम है उनका ये दायित्व बनता है कि वृद्धोपसेवन भी करें। तो वृद्धोपसेवन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो वृद्ध हैं, वानप्रस्थी हैं, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी मालिश करना, नहीं। उन्हें ये अपेक्षा उतनी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि आवश्यकता कुछ होती है, लेकिन अपेक्षा नहीं होती। उनकी अपेक्षा होती है कि परिवार का जो युवा है, दंपति है, बच्चे हैं, वो थोड़ी देर उनके साथ समय बिताएं,
उनसे वार्तालाप हो, परिवार के बारे में, कुटुंब के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, ये सारी बातें ये जो वृद्ध अपने अनुभव से उन्हें बताएंगे तो उनकी जो है शिक्षा सही होगी, कुटुंब शिक्षा। ये कुटुंब एक आयाम, शिक्षा के जो 3 केंद्र हैं, कुटुंब पहला है। यहाँ सार्वत्रिक शिक्षा, हर ढंग की शिक्षा परिवार के सारे सदस्यों को होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर विद्यालय आता है। तो ज्ञान परंपरा जो है, कुटुंब में तो वंश परंपरा की शिक्षा होती है। ज्ञान परंपरा की शिक्षा के 2 केंद्र विद्यालय और मंदिर है। तो ज्ञान परंपरा पहले गुरुकुलों में होती थी। आजकल विद्यालयों का स्वरूप बदल गया है। पश्चिम रूप से, पश्चिम की जो सभ्यता है उसको हम लोगों ने अपना लिया है और उसी के आधार पर चलते हैं। लेकिन पहले जो है वो ज्ञान परंपरा गुरुकुलों से विकसित होती थी। वहाँ से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती थी। अभी हमारे सामने में पीछे में चित्र लगा है जहाँ गुरु आसन पे बैठे हैं और छात्र उनको सुन रहे हैं। तो ऐसा दक्षिणामूर्ति स्रोत में है। अरे ये क्या दृश्य है, एक वृद्ध बैठा है और सारे युवा उसके आगे नीचे बैठे हैं। वह कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी छात्र जो नीचे बैठे हैं उनके मन का संशय दूर हो रहा है। तो ये क्या स्थिति है? ये एक आदर्श स्थिति है। इस स्थिति में शिक्षा दी जाती थी और ली भी जाती थी। तो इसको उपनिषद पद्धति कहते हैं। उपनिषद पद्धति की शिक्षा आज के विद्यालयों में नहीं है। हम आज ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो सिर्फ विद्यालय में होती है, सार्वत्रिक नहीं मानते। मानते हैं कि विद्यालय में जिसने पढ़ लिया, महाविद्यालय में जिसने पढ़ लिया, विश्वविद्यालय में जिसने पढ़ाई कर ली, वही शिक्षित है, वही विद्वान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्वान कोई भी हो सकता है। ज्ञान अर्जन के ये सब साधन जो हैं, इनसे ज्ञान अर्जन करके विद्वान तो हो ही सकता है। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा जो आई है उसने हमें भ्रष्ट किया है और हमारे घरों में, हमारे विद्यालयों में वही पद्धति अपनाई जा रही। गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। 1835 में मैकाले ने जो कानून बनाए उसके हिसाब से शिक्षा के लिए उसका तंत्र आ गया, अंग्रेज़ों का तंत्र आ गया। हमारे तंत्र को क्रमबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। गुरुकुलों को की जो अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया गया और शिक्षा दी जाने लगी अंग्रेजी। इसके लिए उन्होंने क्या किया? समाज का जो संभ्रांत वर्ग है उसको पहले अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें पद दिया गया, किसी को जज बना दिया, किसी को कलेक्टर बना दिया। इस तरह से पद दे करके उनको आकर्षित किया और सबसे पहले उन्हें ही अंग्रेजी की शिक्षा दी। तो कहावत है, येन महाजनों गता सा पंथा। तो जिधर बड़े लोग समाज के जाएं उधर ही बाकी लोग भी जाते हैं। तो जब हमारी गुरुकुल व्यवस्था नष्ट हो गई और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाने लगी, संभ्रांत वर्ग जो है हमारे समाज का वो जब शिक्षा लेने लगा तो बाकी लोगों को भी लगा कि यही शिक्षा सही है और इस शिक्षा को अपना करके उन्होंने अपनी जो कुटुंब व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दी। अब इस शिक्षा में और क्या हुआ? कृषक जो कृषि करते थे, जो लोग अपना व्यवसाय करते थे, उन सबों को नष्ट कर दिया गया और नौकर बनाने की व्यवस्था की गई। उनका कहना भी है कि यहाँ भारत के लोग जो भारतीय हैं वो शरीर से तो भारतीय हैं
मन भी थोड़ा उनका भारतीय है, लेकिन पूरी तरह ये अंग्रेजी हैं, भारतीय नहीं हैं। इनका मन हम परिवर्तित कर रहे हैं, इन्हें अंग्रेज बना रहे हैं। और भले ही हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन हमारी अंग्रेजियत इस देश पे हमेशा के लिए रहेगी। और इस कारण से हमारा समाज जो है, हमारी परिवार व्यवस्था जो है, आप देख ही रहे हैं हर घरों में, तो हमारे घर के लोगों में, बच्चों में ये भावना आ गई कि अगर हम अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना व्यवसाय तो नष्ट हो ही गया, अब पढ़ लिख करके नौकरी खोजने के लिए जाते हैं, और नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? सबों को मिलती नहीं है। तो अभी हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है वो इसी कारण है। पढ़ लिया, अब अगर मैट्रिक पास कर लिया, ये कर लिया, तो अब तो हम मजदूरी करेंगे नहीं, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करेंगे नहीं, हमें तो नौकरी चाहिए, और नौकरी भी लाखों की चाहिए। तो ये मिलेगा कहाँ से? और हमारे बिहार में तो ऐसी स्थिति है कि सारे लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। प्राइवेट कंपनियां तो हैं नहीं, नाम मात्र की एक दो हैं तो हैं, लेकिन सारे लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। अब सरकारी नौकरी, मैंने जैसे पहले भी एक बार कहा था, यंत्र आ गए तो नौकरियां घट गई। नौकरियां घट गई, अब 400 पोस्ट अगर निकलते हैं, उनके लिए 4 लाख आवेदन पड़ते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो लोग पीएचडी किए हुए हैं वो भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। स्थिति ये पहुँच गई है बेरोजगारी की। अपना काम कोई करना नहीं चाहता। अगर अपना काम करे, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि 70% लोगों को उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन के क्षेत्र में तो कोई जा ही नहीं रहा है, सभी नौकरी कर रहे हैं। अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल गई तो कहेंगे कि बहुत अच्छी नौकरी मिली, माने वो बहुत अच्छा नौकर हो गया। तो यही है। तो नौकरी के पीछे भागने की ये हमारी जो अभी विद्यालयीन विश्वविद्यालयीन व्यवस्था है, इसके कारण ये स्थिति हुई है। हम उद्योग की तरफ नहीं जा रहे हैं, वाणिज्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये समस्या है हमारे सामने, और विद्यालयीन शिक्षा के कारण ये समस्या है। इसका हल फिर वही आना पड़ेगा, हमें गुरुकुल स्थापित करके ही करना पड़ेगा। और गुरुकुल संकल्पना के अनुसार विभिन्न प्रकार के होंगे, उद्योगों के लिए होंगे, फिर आपकी शासन व्यवस्था के लिए होंगे, और शिक्षा के लिए होंगे। इस तरह के गुरुकुल तरह तरह के व्यवसायों के लिए भी होंगे। तब जा कर के हम उस स्थिति में पुनः आ पाएंगे जहाँ पहले भारत था, समृद्ध था। विश्व व्यापार में हमारा 33% प्रतिभाग था। अभी की स्थिति है मुश्किल से 3% मिली। तो ये कैसे होगा? हमें उसी पर जाना होगा। ये सार्वत्रिक शिक्षा का एक आयाम है, सबों को ये शिक्षा देनी है जो विद्यालय में जाते हैं उनको। उसके पश्चात आती है सार्वत्रिक शिक्षा की बात मंदिर के माध्यम से। तो मंदिर के माध्यम से शिक्षा देना ये सर्वजन के लिए है। हमारी जनसंख्या का 70% कम से कम बहुजन है, जो विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अपना उद्योग करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। तो उनकी शिक्षा कहाँ से होगी? उनकी शिक्षा का माध्यम ये मंदिर हैं। इसके अलावा जो धर्माचार्य हैं वो जगह जगह प्रवचन दे करके वो करते हैं। वो धर्मशास्त्रों की शिक्षा कैसे पाएंगे?
तो उनके लिए ये व्यवस्था बनी थी। ये चातुर्मास में पहले हमारे धर्माचार्य वो धर्म संसद करते थे। धर्म संसद में नीति बनती थी कि कैसे समाज में जाकर सभी लोगों को शिक्षा देना, धर्मशास्त्रों की शिक्षा, जीवन की शिक्षा, आचार व्यवहार की शिक्षा, देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसकी शिक्षा, ये धर्माचार्यों का ही कार्य होता था। तो इसका माध्यम मंदिर है। तो मंदिर तो ये सांस्कृतिक शिक्षा देने के केंद्र हैं, धर्म की शिक्षा देने के केंद्र हैं। इनके माध्यम से ये हो सकता है। मंदिर के प्रांगण में प्रवचन का आयोजन या मंदिर के तत्वाधान में धर्माचार्यों को बुलाकर वो बड़ा विशाल एक आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के सारे लोग आए, सुने उनको और वो आचरण करें, अपने धर्मशास्त्रों को जाने। प्रत्यक्ष रूप से धर्मशास्त्र पढ़कर न, बल्कि धर्माचार्यों के मुख से सुनकर वो जाने। इसी प्रकार यहाँ अभिजन है, कलाओं की बात आती है, तो वहाँ मंदिर, ये 3 केंद्र जो मैंने बताए, कुटुंब, विद्यालय और मंदिर, इसके अतिरिक्त भी केंद्र हो सकते हैं और वो समाज में कला संस्कृति के केंद्र हो सकते हैं, नाटक वगैरह के केंद्र हो सकते हैं। इन विधाओं को विकसित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जो समाज से अभी लुप्त हो रहा है। हमारे लोक जीवन की बहुत सी बातें लुप्त हो रही हैं। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण हमारे गांवों की संस्कृति ये नष्ट होती जा रही। इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसके लिए ये सारे माध्यम अपनाने होंगे। कला संस्कृति का विकास, जिसको हम लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य कहते हैं, उनका विकास। पहले रामलीलाओं का मंचन होता था, आज बहुत कम हो गया है। कुछ संगठन अपनी बलबूते पर करते हैं, लेकिन वो जो लोक में होता था वो नहीं करते। अपना बड़ा सा आयोजन करते हैं, अपना प्रचार करते हैं, और ये जो लोक नाट्य वगैरह है, रामलीला है, उसका स्वरूप छोटा होता जा रहा है। इसे गाँव में करना चाहिए और इसे इस तरह से विकसित करना चाहिए कि सबों के सामने पहुँचे, हमारी कलाएं लुप्त नहीं हों, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें कार्य करना होगा और इस कार्य के लिए, इन तीनों ही कार्य के लिए, विद्यालयीन शिक्षा, कुटुंब शिक्षा, लोक की शिक्षा, इसके लिए जो हम अभी आगे बढ़े हैं, राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ, मुझे लगता है इनका अगर सही रूप से विस्तार किया जाए, इसको स्थापित किया जाए, समाज में लोगों के बीच लेकर जाया जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है।